क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत का है। लेकिन यह सिर्फ कानूनों की किताब नहीं, यह हमारे अधिकारों की पहचान है, हमारी आज़ादी की पहचान है और हर एक भारतीय की आवाज़ है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु और आप देख रहे हैं पीडी क्लासेस। आज हम बात करेंगे उस महान दस्तावेज की जिसने भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया। वो है भारतीय संविधान। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज हम क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट संविधान क्यों और कैसे डिस्कस करेंगे। आइए हम पहले बात करते हैं संविधान की कुछ मूलभूत विशेषताओं की। संविधान जनता की विशिष्ट आकांक्षाओं को पूरा करने का साधन है। जनता की विभिन्न आकांक्षाएं हो सकती है, अलग अलग प्रकार की इच्छाएं हो सकती है और उनको पूरा किया जा सकता है संविधान के तौर पर। दूसरी विशेषता है राजनीतिक प्रक्रिया के मूल ढांचे का निर्धारक। भारतीय संविधान एक राजनीतिक प्रक्रिया के मूल ढांचे का निर्धारक है। सरकार तथा जनता के बीच संबंधों का विनियमन। सरकार और जनता के बीच कैसे संबंध होने चाहिए, सौहार्दपूर्ण संबंध होने चाहिए, यह भी संविधान बतलाता है। सरकार के 3 प्रमुख अंगों विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका की स्थापना भी संविधान के अनुरूप ही होती है। आइए अब हम जानते हैं संविधान की क्या आवश्यकता है। संविधान क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। तो समाज में तालमेल बनाने के लिए संविधान ज़रूरी है। समाज में कई किस्म के लोग रहते हैं, अमीर लोग, गरीब लोग, पिछड़े लोग, ऊंची जाति के लोग, नीची जाति के लोग। इसीलिए सभी समूहों, सभी वर्गों में समन्वय स्थापित करने के लिए भी हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी आवश्यकता कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी संविधान आवश्यक है, ताकि कुछ समाज में गलत या अन्य लोगों के साथ भेदभावपूर्ण संबंध ना रखे जाए। तीसरी आवश्यकता न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए। सभी को अपने अधिकारों को मिलने चाहिए और सभी के साथ एक जस्टिस वाला व्यवहार किया जाना चाहिए। नंबर 4 शासन व्यवस्था चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चलाने के लिए भी हमें संविधान की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि संविधान ही हमारे को बतलाता है कि शासन कैसे चलेगा, किस प्रकार से चलेगा और उसमें क्या हमारे को नीतियाँ बनानी चाहिए। नंबर 5 सत्ता के दुरुपयोग रोकने के लिए। पावर जो होती है उसको रोकने के लिए भी संविधान ज़रूरी है, क्योंकि यदि एक पक्ष के हाथ में पूरी पावर आ जाए तो वो सत्ता का प्रयोग दुरुपयोग रूप में करता है और वो गलत निर्णयों के आधार पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। आइए अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। हम पढ़ते हैं अब भारतीय संविधान सभा का गठन। भारतीय संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ। भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ है वो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ है। ये ब्रिटेन से भेजा गया एक मिशन था जिसमें 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। उनके द्वारा ये भारत में एक कैबिनेट मिशन आता है ब्रिटेन के द्वारा। जुलाई 1945 में ब्रिटेन में एक पार्टी सत्ता में आती है जिसका नाम था लेबर पार्टी। अब फिर भारतीय संविधान सभा बनने का मार्ग खुला यहीं से। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार यह तय हुआ कि संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी। आइए अब हम जानते हैं संविधान सभा की संरचना कैसी थी, स्ट्रक्चर कैसा था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का। तो हमारे संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश गवर्नर क्षेत्र से थे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरों के 4 प्रांत दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, ब्रिटिश बलूचिस्तान और कुर्ग, इन चारों से 4 कमिश्नरों की सीट थी और 93 सदस्य भारतीय देसी रियासतों से थे, जहां पर राजा का शासन होता था और ब्रिटिश अप्रत्यक्ष तरीके से अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाती थी। क्योंकि भारत का शासन 2 प्रकार से चलता था, एक जहां पर ब्रिटिश के जो गवर्नर होते वो सीधा शासन चलाते, रूल करते, और दूसरी ओर वो देसी रियासतों को अपने नीतियों के अनुसार वहाँ पर राजा जो होता है, देसी रियासत का जो राजा होता है, जिन्हें रजवाड़े कहा जाते हैं, 565 भारतीय देसी रियासतें थी
जिन पर राजा शासन करता था अप्रत्यक्ष रूप से। ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिया गया था। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर लोगों पर एक सीट तय की गई थी। मतलब एक ब्रिटिश प्रांत है, उसमें 10 लाख जनसंख्या में से एक व्यक्ति चुना जाएगा जो भारतीय संविधान सभा का हिस्सा होगा। प्रत्येक प्रांत को 3 मुख्य रूप से सीटों में विभाजित किया था, अलग अलग समुदाय के तौर पर, जैसे सिख, मुसलमान और सामान्य, उनकी जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है माउंटबेटन योजना, क्योंकि भारत का जो विभाजन हुआ है वो माउंटबेटन योजना के अनुसार ही हुआ है। इसी के परिणाम स्वरूप संविधान सभा के सदस्य जो पाकिस्तान चले गए वो नहीं रहे। तो भारतीय संविधान सभा में जैसे हमने पहले बात करी 389 सदस्य थे, लेकिन अब जो विभाजन हो चुका है, अब पाकिस्तान में चले गए जो सदस्य पाकिस्तान में जाना चाहते थे, मुस्लिम्स जो थे, अब जो हमारी संविधान सभा की संख्या रही, वास्तविक संख्या, वो 299 रह गई, क्योंकि 90 सीट जो इन पर जीत कर लोग आए थे वो 90 लोग पाकिस्तान में चले गए। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में कुल 284 सदस्य ही उपस्थित रहे। इन्होंने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर हस्ताक्षर किए। ये एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था वो बनकर तैयार हो गया था। इस दिन 284 जो मेंबर्स थे वो हमारे संविधान में उपस्थित थे, जिन्होंने इस पर संविधान पर हस्ताक्षर किया। तो ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इस पर आप ध्यान रखें। संविधान सभा की अब कुछ बैठकें हुई है और महत्वपूर्ण तिथियां, उनको हम जानने का प्रयास करते हैं, जो कि आपके एमसीक्यू फॉर्मेट के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती है एग्ज़ाम में। पहली बैठक हुई हमारी 9 दिसंबर 1946 को और 211 सदस्य इस मीटिंग को अटेंड करते हैं। इसमें हमारे जो अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं उनका नाम था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी। फिर दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। इसमें हमारे स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं और वो चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। यह आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना है इनको। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को चुना गया और इसी दूसरी मीटिंग में, इसी दूसरी संविधान सभा में जो बैठक हुई उसमें 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए। पहले थे HC मुखर्जी और दूसरे थे TT कृष्णमाचारी जी। आइए अब हम तीसरी बैठक की ओर चलते हैं। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई और जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन नेहरू जी द्वारा पेश किया गया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उद्देश्य प्रस्ताव में भारतीय जो है वो प्रभुता संपन्न देश होगा, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व जैसे विचारों पर जोर दिया गया। इसको नेहरू जी ने संविधान सभा के समक्ष पेश किया था, ये भी आपको याद रखना है। और जो ये उद्देश्य प्रस्ताव है इसको 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया, पारित कर दिया गया, इसको मान लिया गया संविधान सभा द्वारा। फिर 15 अगस्त 1947 जो कि भारतीय इतिहास में भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण डेट है। इसी दिन हम भारतीय आज़ाद हुए थे ब्रिटिश हुकूमत से। तो इस दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, याद रखना है ये आपको। फिर 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। इसमें टोटल 7 मेंबर थे और जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है वो बनाया जाता है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसे ज़रूर याद करें। 22 जुलाई 1947 को हमारा झंडे को स्वीकार कर लिया जाता है, तिरंगे झंडे को। और 22 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत कर लिया जाता है। 2015 से 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में बनाते आ रहे हैं, सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर को। याद रखना है संविधान दिवस कब बनाया जाता है, 26 नवंबर को।
26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, रिपब्लिक डे। गणतंत्र का मतलब होता है जहाँ पर जिस देश में सर्वोच्च पद निर्वाचित हो, यानी चुना गया हो, इलेक्टेड हो। और दूसरी बात आपको याद रखनी है, वो जो पद है वो वंशानुगत ना हो, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो व्यवस्था चलती आ रही थी वैसा ना हो, इसीलिए हम उस पद को निर्वाचित चुनते हैं। आइए अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक की, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 1947 का ये इंडिपेंडेंट एक्ट जो है, इसमें क्या क्या बातें थी ये जानते हैं। इसमें विभाजन योजना, माउंटबेटन योजना के अनुसार जो हमारा देश का विभाजन हुआ उसके बारे में था। अब भारत आज़ाद हो जाएगा ये था। अब जो विभाजन हो गया तो विभाजन भी इसी का एक मूल रूप है, याद रखना है इसको भी। और जो भारत अधिराज्य वाला था वो अब समाप्त हो चुका है, डोमिनियन, यानी भारत में नाम मात्र जो हेड ऑफ नेशन होता है वो अब वो समाप्त हो जाएगा। जैसे यूके में चलता है किंग, तो भारत अब वैसा नहीं रहेगा। भारत में कोई भी गवर्नर जनरल या वाइसरॉय का पद नहीं रहेगा। अब जो संविधान सभा वो हमारा संसद की तरह वो कानून बनाएगी जिसके अनुरूप देश चलेगा, देश का एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। आइए अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक, संविधान सभा का स्वरूप। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई, क्योंकि 3 जून 1947 में माउंटबेटन योजना आई थी, ये आपको याद रखना। और संविधान सभा में अंतिम रूप से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक यह भी है, सार्वभौमिक मताधिकार। आप लोग ज़रूर इससे परिचित होंगे, आपने कक्षा 9वीं 10वीं में इसको ज़रूर पढ़ा होगा। आइए जानते हैं एक और बार फिर से सार्वभौमिक मताधिकार क्या होता है। इसका मतलब सीधा सा है कि भारत में धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार होगा। यानी जो भी 18 वर्ष पूरी कर चुका है वो वोट डालने का अधिकार है, उसे राइट टू वोट है। इसकी एक थीम है, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, यानी एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। सभी धर्मों के सदस्यों को ऊपर बताई गई विधि से प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के 28 सदस्य थे। संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व ज़्यादा था, इसीलिए 82% सीटें कांग्रेस की थी, कांग्रेस के नेता थे। विविधताओं से भरी हुई पार्टी थी। आइए अब नागरिकता वाले टॉपिक पे बात करते हैं। ये एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी में दिया गया है। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिकों अधिकारों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं संविधान सभा के कामकाज की शैली या संविधान सभा की सत्ता। सबका संविधान में प्रतिनिधित्व था, सभी पार्टियों का, सभी वर्गों का, सभी धर्मों का। संविधान बनाने की प्रक्रिया सदस्यों के बीच विचार विमर्श होता था। जितने भी सदस्य सबके विचार अलग अलग होते थे, तो सबका अपना अपना विचार रखने का प्रावधान था संविधान सभा में। और देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया जाता था, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट देश हित है, राष्ट्रीय हित है, नेशनल इंटरेस्ट है। उसके बाद सब सारी चीज़ें सेकेंडरी है। एक ऐसा प्रावधान था व्यवस्था जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के पास हुआ। आपको याद रखना है एक ऐसा कौन सा प्रावधान है जो संविधान सभा में सभी विचार, सभी व्यक्ति सहमत थे, सभी संविधान निर्माता सहमत थे इससे। वो विचार था सार्वभौमिक मताधिकार का, यानी जो वोट का राइट है उस पर किसी में भी मतभेद नहीं था। सभी चाहते थे वोट का अधिकार तो व्यक्तियों को मिलना ही चाहिए। आइए अब कार्यविधि पर चर्चा करें। विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा को 8 मुख्य कसौटियों में बांटा गया था। 8 मुख्य कमेटियां होती थी। आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी या BR अम्बेडकर जी इन कमेटियों की अध्यक्षता करते थे। आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री थे, और जो सरदार पटेल है वो भी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। BR अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे, साथ ही साथ ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। और जैसे आपको
मैंने अभी ऊपर बताया भारत में 565 देसी रियासत थी, तो जो रियासतों का मंत्रालय होता था, मिनिस्ट्री थी, वो सरदार पटेल के अंतर्गत आती थी। सरदार पटेल उसके चेयरमैन थे। आइए अभी उद्देश्य प्रस्ताव के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करें। जैसा हमने ऊपर देखा, जो तीसरी बैठक हुई संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष पेश करते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव में क्या मुख्य बिंदु थे जो आपको याद रखने हैं। पहला, भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है, यानी अब भारत इंडिपेंडेंट हो चुका है और संप्रभु है। संप्रभु यानी सॉवरेनिटी, भारत अब सॉवरेनिटी कंट्री है। भारत में जो निर्णय है अब वो भारत सरकार ही लेगी अपने निर्णय, चाहे वो बाहरी मामले हो या आंतरिक मामले हो। दूसरा, ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्र। तीसरा, देसी रियासतों। और चौथा, देसी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं। संघवाद आपने कक्षा 10वीं में ज़रूर पढ़ा होगा, फेडरलिज्म इसको बोला जाता है। इसका मतलब है संघ की इकाइयाँ स्वायत्त होंगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई है। सीधा सा संघवाद का मतलब होता है भारत में 2 या 2 से अधिक सरकार होंगी और भारत एक संघीय देश है। शक्तियों का स्रोत जनता। संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत जनता है, क्योंकि जनता सबसे पावरफुल है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी कंट्री है। न्याय, भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया गया है, जैसा कि आपने प्रेम्बल प्रस्तावना में पढ़ा भी होगा। समानता, कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय तथा संगठन और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा भी हमारा संविधान देता है। पिछड़े वर्गों की सुरक्षा, अल्पसंख्यकों, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्र, दलित व अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। अधिकारों की रक्षा, गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता तथा थल, जल और आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा सभ्य राष्ट्रों के कानून और न्याय के अनुसार की जाएगी। विश्व शांति, विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वेच्छापूर्वक और पूर्ण योगदान करेगा, क्योंकि भारत हमेशा से ही विश्व शांति की बात करता आया है, चाहे वो भारत की विदेश नीति का मूल तत्व हो या हमारे संविधान के अकॉर्डिंग हमारे को बतलाया गया सिद्धांत हो। आइए अब हम महत्वपूर्ण एक टॉपिक की चर्चा करते हैं जो एग्ज़ाम में 6 मार्क्स में पूछा जाता है, विभिन्न देशों से लिए गए प्रावधान। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय संविधान उधार के लिए गए सिद्धांतों का टोकरा है, या हमारा जो संविधान है वो पुष्पगुच्छ के रूप में है, क्योंकि हमने बहुत से संविधानों को पढ़ा, लगभग 60 देशों के संविधानों को संविधान निर्माताओं ने पढ़ा, और उसके बाद जहाँ जहाँ से हमें लगा जो चीज़ अच्छी है वो भारतीय करण के हिसाब से हमने अपने संविधान में ली। जैसे पहले अब चर्चा करते हैं ब्रिटेन से हमने अपने संविधान में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें ली है। पहला, संसदीय शासन यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमारे देश में चलता है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। जैसा कि ब्रिटेन में भी 2 सदन होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन, और भारत में भी 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दूसरी चीज़ हमने ब्रिटेन से ली वो है विधि का शासन यानी कानून का शासन। कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ जो है वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। इसका मतलब सीधा सा है, सभी लोग कानून की नज़र में समान होंगे, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, पिछड़े जाति का हो, अपर कास्ट का हो, लेकिन वो संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से समान रहेगा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार ही किया जाएगा। इसलिए भारतीय संविधान में एक मूल तत्व समानता का भी है, जो आर्टिकल 14 से 18 तक बात करता है समानता की। तीसरा हमने लिया एकल नागरिकता, यानी भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, एक ही बार आपको नागरिकता लेनी है। भारत की नागरिकता ले ली मतलब आप किसी भी राज्य में घूम सकते हैं, रह सकते हैं। चौथा हमने लिया द्विसदनात्मक, हमारे देश में द्विसदन है, वही चीज़ जो हमारे राज्यों पर भी
अप्लाई होती है। राज्यों में विधानमंडल होती है, विधानसभा और विधान परिषद होती है। ये आपको याद रखना है। विधान परिषद भारत के कुल 6 राज्यों में और जबकि विधानसभा भारत के प्रत्येक राज्य में। कानून निर्माण की विधि जो है वो भी हमने ब्रिटेन से ली है, ये भी आपको याद रखना है। यानी जो हमारे देश में कानून बनता है, लॉ मेकिंग का काम है, वो सारा ब्रिटेन के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे ब्रिटेन में भी चलता है कि पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बिल पेश होगा, फिर वो बिल हाउस ऑफ कॉमन में जाएगा। वैसे ही भारत में भी है, कोई बिल है वो लोकसभा में जाएगा, फिर वहाँ से जब पास हो जाता है तो वो राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा से जब वो बिल पास हो जाएगा तो जो हमारे प्रेसिडेंट है वो उस पर सिग्नेचर कर देंगे, और वो जो बिल है वो एक्ट के रूप में या लॉ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एक और चीज़ आपको याद रखनी है, जब हमारे देश में चुनाव होते हैं, चाहे वो विधानसभा के हो या लोकसभा के हो, उनमें जो सिस्टम अपनाया जाता है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत, यानी फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम, यानी जो जीते, जो आगे वही जीते। ये वाली प्रणाली भी हमने ब्रिटेन से ली है, यानी जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे उसकी सरकार सत्ता में आएगी। आइए अब हम दूसरे देश अमेरिका के बारे में जानते हैं कि अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या सिद्धांत लिए गए हैं, जो भारतीय संविधान सभा ने जोड़े। पहला जो आपको याद रखना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है मूल अधिकार, यानी मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारे भाग 3 में 12 से 35 आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। वो हमने मूल अधिकार का जो आइडिया है वो अमेरिका के संविधान से लिया, क्योंकि ये हमारे देश के अनुरूप अच्छा है, काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने वहाँ के संविधान से ये देखा, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे भारतीय संविधान में इस तत्व को जोड़ा। दूसरा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी हमारी जो जुडिशरी है वो एकदम इंडिपेंडेंट होकर काम करेगी। तीसरा, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, यानी जुडिशियल रिव्यू, कि संविधान में एक जो महत्वपूर्ण तत्व न्यायपालिका है, उसमें एक न्यायपालिका को एक शक्ति दी गई है, उसको न्यायिक पुनरावलोकन बोला जाता है। यानी किसी भी विचार पर, किसी भी मुद्दे पर या किसी भी कानून पर वो दोबारा से अपनी जांच कर सकती है संविधान की व्याख्या के आधार पर। चौथा, संविधान की जो प्रस्तावना है वो भी हमने प्रियम्बल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी वहीं से लिया है, लेकिन उसका भारतीयकरण किया। यानी जितने भी हमने देशों से सिद्धांत लिए वो सब भारत के स्थितियों, भारत की परिस्थितियों के अनुरूप है। उपराष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट का जो भारत में पद होता है वो भी हमने अमेरिका से लिया है। और महाभियोग की प्रक्रिया, जब राष्ट्रपति या CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया जाना हो, उनके पद से हटाना है, तो एक प्रक्रिया अपनानी पड़ती है जो महाभियोग है, जो आर्टिकल 61 के अंतर्गत दी गई है। इम्पीचमेंट इसको बोला जाता है। आइए अब चर्चा करते हैं आयरलैंड से। आयरलैंड से हमने 2 महत्वपूर्ण तत्व लिए, 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत लिए। पहला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसी का जो सिद्धांत है वो हमने अपने संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया है। ये भाग 4 में रखा गया है, संविधान के भाग 4 में, आर्टिकल 36 से 51 तक। दूसरा हमने लिया है आयरलैंड से राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्यों का प्रावधान, यानी भारत में जो दूसरा सदन है, उच्च सदन जिसको बोलते हैं, अपर हाउस, वो राज्यसभा है। और राज्यसभा में 12 सदस्य जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, वो जो प्रावधान दिया है वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिया। आइए अब चर्चा करते हैं कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया। पहला, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। दूसरा, अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, यानी भारत में जो केंद्रीय सरकार है वो सशक्त होंगी, और इस पर केंद्र को मजबूत बनाने के ऊपर संविधान सभा में बहुत से विचार विमर्श उठे, और बहुत से संविधान के लीडर्स जो थे उन्होंने इस पर चर्चा की, क्योंकि ये एक गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसीलिए भारत में केंद्रीय सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको काफ़ी मजबूत और सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए, ताकि देश का विकास तेज़ गति से और स्वेच्छा रूप से हो सके, अच्छे ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से हो सके। अवशिष्ट शक्तियाँ का सिद्धांत भी हमने कनाडा से ही लिया है। यानी हमारे जो संघवाद है उसमें 3 सूचियाँ दी गई है, 3 लिस्ट होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो इनमें इन तीनों सूची में विषय नहीं आते उनको हम अवशिष्ट शक्तियाँ बोलते हैं, और ये सिद्धांत हमने कनाडा से लिया है। इसमें भी लेकिन केंद्र मजबूत है।
आइए अब बात करते हैं फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है। फ्रांस की क्रांति के बारे में आपने ज़रूर 9th क्लास में पढ़ा होगा, फ्रांसीसी क्रांति जो 14 जुलाई 1789 को हुई। फ्रांस में जब ये फ्रांसीसी क्रांति हुई तो एक महत्वपूर्ण नारा वहाँ पर चला, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का। तो वो सिद्धांत हमारे देश के अनुरूप हमारे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो सिद्धांत है, नारे हैं, वो होने ही चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको संविधान में रखा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लिया है। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का सिद्धांत लिया है, यानी हमारे संविधान में संशोधन करना है तो हम कर सकते हैं आर्टिकल 368 का उपयोग करके। जर्मनी के संविधान से हमने आपातकाल का प्रावधान लिया है। हमारे देश में 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, आपको पता होगा। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहेंगे। जय हिंद,